दोस्तों, निबंध की श्रृंखला में आज का जो विषय है वो है भारत में प्राकृतिक आपदाएं और प्राकृतिक आपदाओं का आपदा प्रबंधन। यहाँ जो विषय है, शीर्षक है, वो अधूरा है, आएगा इसी रूप में या हो सकता है इसका नाम बदल दे, लेकिन पहले तो आपको प्राकृतिक आपदाएं लानी होंगी, तभी तो आप उसका प्रबंधन कीजिएगा। तो यहाँ शीर्षक जो दिया है वो लिखित तौर पे तो यही है कि भारत में आपदा प्रबंधन, लेकिन किसका? तो प्राकृतिक आपदाओं का। यहाँ पर मानव निर्मित आपदाओं की बात नहीं हो रही है। मानव निर्मित आपदाओं को यहाँ हम नहीं रखेंगे, क्योंकि मनुष्य उनके लिए खुद उत्तरदायी है और उन्हें मनुष्य नियंत्रित कर सकता है। जब उसी ने उसे उत्पन्न किया है तो वह उन्हें रोक सकता है, उन पर कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उस पर इंसान का कोई नियंत्रण नहीं होता। वो इंसान की मर्जी से आती भी नहीं है और उसके नियंत्रण में रहती भी नहीं है। वो चाहे तब भी उन्हें रोक नहीं सकता, चाहे कितना भी सक्षम क्यों न हो जाए। हाँ, ये सत्य है, कितना भी सक्षम क्यों न हो जाए, विज्ञान कितनी भी तरक्की क्यों न कर ले, किसी भी प्राकृतिक आपदा को रोक पाना ये असंभव है। ये एक मानी हुई बात है। तो इसलिए यहाँ पर उनका प्रबंधन हम कर सकते हैं। प्रबंधन कैसा? तो नुकसान कम से कम हमें हो। प्राकृतिक आपदाएं जब आती हैं तो बड़े पैमाने पर जान और माल दोनों की हानि होती है। जन धन की जो क्षति आप कहते हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर होती है, तो उसको कितना कम किया जा सके। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम उसे एकदम से यहाँ पर जीरो कर लें, नहीं के बराबर कर लें, वो संभव नहीं है। कुछ लोग तो मरेंगे ही और कुछ जो मात्रा है उसमें संपदा की भी हानि होगी, संपत्ति भी नष्ट होगी। लेकिन उसको जितना हम कम कर सके उतना ही हम कुशल माने जाएंगे और उतना ही हमारा कुशल तंत्र माना जाएगा। तो आइए देखते हैं यह विषय क्या कहता है और इस विषय का हम प्रारूप किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। क्योंकि निबंध को लिखने के पहले जो सबसे आवश्यक काम होता है वो ये है कि शीर्षक को भली भांति समझिए। जो शीर्षक आपके सामने प्रस्तुत है इसको आप देखिए, इसका अर्थ निकालने का प्रयास कीजिए और जरा एक बार विचार करके देखिए 2 मिनट कि ये शीर्षक हमसे कहना क्या चाह रहा है, मतलब असल में हमें लिखना क्या है। बिना समझे अगर आपने इसको लिखना शुरू कर दिया तो आपका काम वहीं से गड़बड़ हो जाएगा। कहा जाता है ना कि शुरुआत सही तो अंत सही, तो शुरुआत आपको सही ढंग से करनी होगी और वो वहीं से होती है, मतलब यहाँ से आरंभ होती है। तो पहले आप इस विषय को समझ लीजिए कि भारत में आपको आपदा प्रबंधन के बारे में लिखना है, उसकी कमियां भी लिखनी है और उसकी अच्छाइयां भी लिखनी है। किसी भी व्यवस्था में, किसी भी चीज़ में दोनों चीज़ होती है, मतलब दोष भी होते हैं और गुण भी होते हैं। तो दोनों को आप यहाँ पे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि जो गुण है उनको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखिए, दोषों का भी ब्यौरा दीजिए और जब दोष आप निकालते हैं तो वहाँ पर समाधान दीजिए। इसीलिए जो उपसंहार है वो ऐसे विषयों में अंत में समाधान परक होना चाहिए। आप संतुलित दृष्टिकोण रख के एक उसका सुझाव दीजिए कि इस समस्या से निपटने के क्या उपाय हो सकते हैं आपके विचारों में। आप अपने मौलिक शब्दों में लिखेंगे तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। इसीलिए कहा जाता है नकल न करिए, सिर्फ इससे एक आइडिया लीजिए। तो देखिए इसका प्रारूप कैसे बना सकते हैं। शीर्षक को आपने भली भांति समझा तो उसके बाद रफ कॉपी या जो रफ एरिया है वहां पर आप प्रारूप तैयार करेंगे। ये एक ढांचा होता है और ये आपकी इस मामले में मदद करता है कि आप कुछ अनावश्यक न लिख दें या कुछ आपसे छूट न जाए। निबंध में जितनी भी चीज़ें लिखनी आवश्यक हैं, जिस विषय में जितने भी बिंदु पर आपको लिखना आवश्यक है, उन सभी को आप इसमें वर्गीकृत करिए और उन्हीं के आधार पर लिखिए। इससे आपको सुविधा भी होगी और कुछ छूट जाने का जो भय है वो भी नहीं रहेगा। ये चीज़ें हैं। जब एक बार प्रारूप आपका बन जाता है तो उसके एक एक बिंदु को आप शुरू से उठाइए और उस पर अपने पैराग्राफ को आकार देना प्रारंभ करिए। ये निबंध लिखने का तरीका होता है। और देखिए, निबंध जो शब्द है इसका मतलब ये है कि ये बंधन रहित है, इसके कोई नियम कायदे नहीं होते। शब्द सीमा तो परीक्षा हाल के लिए बंधी हुई होती है, लेकिन जो असली निबंध होते हैं, हिंदी का जो वास्तविक निबंध का स्वरूप है, उसमें कोई शब्द सीमा भी नहीं होती। ये लेखक के उन्मुक्त विचार होते हैं। लेकिन यहाँ चूंकि आपको परीक्षा पास करनी है, परीक्षा में अच्छे अंक पाने हैं ताकि आपका चयन हो सके, तो इसलिए आपको उसी हिसाब से निबंध लिखने होंगे जैसे कि परीक्षक अपेक्षा करते हैं। तो उस तरह के निबंध किस प्रकार से लिखे जाएं, इसके लिए आपको दूसरों की भी जो लेखनी है उसको भी देखना चाहिए, जो मॉडल निबंध है उसको भी देखना चाहिए। जहां से भी हो सके इस तरह के निबंध देखिए जो कि सिविल सेवा परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उनका जो मॉडल उत्तर है उसको ध्यान से देखिए कि इन परीक्षाओं में किस प्रकार के निबंधों की मांग होती है या आपसे किस प्रकार के दृष्टिकोण की अपेक्षा होती है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर प्रारूप में सबसे पहले आपको लिखना चाहिए आपदा का अर्थ, क्योंकि प्राकृतिक आपदा की जब चर्चा हो रही है या आपदा शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो आपको बताना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है। अब देखिए, कोई भी यहाँ इतना बेवकूफ़ नहीं है कि उसको आपदा का मतलब नहीं पता। ये आप भी जानते हैं और जो परीक्षक कॉपी चेक कर रहा है उसको भी आपदा का अर्थ आपसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि उसके पास अनुभव है। उसने बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी कापियाँ हैं, बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन किया है, वो जिंदगी में आपसे ज़्यादा अनुभवी है। लेकिन फिर भी जब आप लिख रहे हैं तो लेखक होने के नाते आपका ये कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले विषय को समझाइए और विषय को समझाने की शुरुआत आप यहीं से करिएगा। तो आपदा का अर्थ बताइए,
उसके बाद आपदा का प्राकृतिक स्वरूप कैसा होता है। मानव निर्मित आपदाओं की बात हम यहाँ एकदम नहीं करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे प्राकृतिक आपदा की, तो उसका प्राकृतिक स्वरूप किस ढंग का हो सकता है, कौन से रंग रूप में आकर वो हमें परेशान कर सकती है, उजाड़ सकती है, इसको हम लिखेंगे। इसके बाद जो अगला इसमें हम बिंदु लिख सकते हैं वो ये हो सकता है कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत की क्या स्थिति हो सकती है। मतलब भारत वर्तमान में किस परिस्थिति में है, पहले क्या स्थितियां थी और भविष्य कैसा है, भविष्य में हमने क्या क्या योजनाएं तैयार की हैं और वो कितनी सार्थक हैं। इन सब चीज़ों पर हम यहाँ बहस करेंगे। हो सके तो इसमें जो सरकारी योजनाएं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में नई नई लागू की गई हैं या कुछ नया नवेला इसमें यंत्र तंत्र जोड़ा गया है तो उसका भी जिक्र आप करिए। इससे आपका जो निबंध है वो ज़्यादा आकर्षक और बढ़िया हो जाएगा। समसामयिक मुद्दों से अगर आप जोड़कर किसी विषय को लिखते हैं, किसी निबंध को लिखते हैं, तो वो और ज़्यादा तरोताज़ा हो जाता है। ये एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद देखिए भारत में संभावित प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा देश जो है वो रंग बिरंगी जलवायुओं से संपन्न है। यहाँ रंग बिरंगे लोग हैं, जो रंगीन भाषा बोली है वो पाई जाती है। उच्चावच अलग अलग प्रकार के हैं, कहीं ऊंचे बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं, कहीं जो समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र हैं वो पाए जाते हैं, कहीं मैदानी इलाका है, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं घने जंगल है, तो कहीं एकदम से जो पठार है वो पाया जा रहा है। तो इस प्रकार की भिन्न भिन्न परिस्थितियां एक ही देश के अंदर पाई जाती हैं। इस मामले में ये खुद एक अनोखा देश है। तो जब उच्चावच भिन्न भिन्न है, जलवायु अलग अलग है, तो आपदाओं का जो स्वरूप है वो भी भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा। तो इसलिए हर क्षेत्र के लिए अपनी आपदाएं हैं। जो तटवर्ती इलाके हैं उनके लिए दूसरी है, जो बीच वाले हैं उनके लिए दूसरी समस्या है, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके लिए दूसरे ढंग की आफत है। तो इन प्राकृतिक आपदाओं का स्वरूप कैसा है, भारत में कैसा है, ये आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद कमियां कहाँ पर हैं। अब ये कमियां किस चीज़ की हैं। ये प्राकृतिक आपदाओं के अंदर हमें कमियां नहीं ढूंढनी है, उसमें तो कोई कमी ही नहीं है। कमी रहती तो वो नुकसान नहीं करती। ये कमियां हमारे तंत्र में हैं, जो प्रबंधन का तंत्र है उसमें है। तो उन कमियों को आपको यहाँ उजागर करना होगा, निसंकोच होकर करना होगा। यहाँ पर आप सरकारी ढांचे को पानी पी पी कर कोस सकते हैं, यानी दोष दे सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ आपको कोई नंबर नहीं काटेगा, आपसे कोई नाराज नहीं होगा। कमियां आपको निकालनी है तो आप बेशक निकालिए, लेकिन कमियां निकालने के बाद आपका उत्तरदायित्व बन जाता है एक सिविल सेवक होने के नाते या इस क्षेत्र में आने के नाते आपका ये दायित्व होता है कि आप समाधान दीजिए। मतलब आपने अगर दोष निकाले हैं तो उसका कुछ सुझाव भी दीजिए। ये तो एक गैर जिम्मेदार रवैया हुआ ना कि आप सिर्फ कमी निकाल कर चलते बने। ये जो दृष्टि होती है ये एक निंदक की होती है, और आपको निंदक नहीं बनना है, आपको आलोचक बनना है। और आलोचक जो होता है वो जब कमियां निकालता है तो उसका समाधान भी देता है। तो वो काम आपको करना है। तो निबंध का जो अंत है, उपसंहार है, प्रायः इस प्रकार के निबंधों में जहाँ पर सरकारी तंत्र या किसी चीज़ में आप दोष निकाल रहे होते हैं तो अंत में समाधान अपने शब्दों में जरूर दीजिए। कहा जाता है कि शुरुआत और अंत में कुछ पद्य शैली डालिए, उद्धरण का इस्तेमाल करिए, दूसरे के कथनों को लिखिए। ठीक है, लिखिए। जैसे उपसंहार है तो मान लीजिए एक पैराग्राफ होगा ना, आप बड़ा सा पैराग्राफ एक लिखेंगे तो उसकी जो अंतिम वाली लाइनें हैं, अंतिम वाली जो पंक्तियां हैं उसमें अपने शब्द लिखिए। अंतिम वाले जो 2-4 लाइनें होती हैं उसमें दूसरे के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, इससे ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये कुछ बातें हैं, चलिए अब इसे देख लेते हैं। तो शुरुआत हम यहाँ से कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि प्रकृति जब कुपित होती है, नाराज होती है, तो उसके आगे मनुष्य की एक भी नहीं चलती है। मनुष्य जो है वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, ये जगजाहिर बात है। और महाविनाश का ऐसा तांडव शुरू होता है कि मानवता कराह उठती है। इसमें भी कोई डाउट नहीं है, संदेह नहीं है। मानवता ही नहीं, जितने भी जीव जंतु हैं वो सब परेशान होते हैं। मनुष्य को सिर्फ अपना कष्ट दिखाई देता है, बाकी जो जीव जंतु हैं उनका नहीं दिखता है, क्योंकि जो एकदम प्रकृति आश्रित प्राणी है वो तो और ज़्यादा इसमें तकलीफ उठाते हैं। इसके बाद देख लीजिए, प्रकृति के कोपखंड प्रलय की तरह होते हैं जो कहर ढाते हैं, और प्रकृति का कोप किसी भी रूप में सामने आए परिणाम एक ही होता है, तबाही। प्रकृति अगर नाराज होती है तो उसी पर हम निर्भर करते हैं, और अगर वही नाराज हो जाए, सब कुछ उलट पलट कर रख दे, तो इसका मतलब क्या है कि सब कुछ वहाँ नष्ट होने के कगार पे आ जाएगा, प्रलय वाली स्थिति वहाँ पैदा हो सकती है। यह सच है कि इन आपदाओं पर हमारा वश नहीं है, अतः इन्हें रोका नहीं जा सकता, लेकिन इनका सही प्रबंधन कर होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। मतलब हम जितना अच्छा प्रबंधन करेंगे, जितना अच्छा मैनेजमेंट करेंगे, उतना ही हमें घाटा कम लगेगा। घाटा दोनों मामले में, जान के मामले में भी और जो माल है यानी धन है उसके मामले में भी, ये दोनों चीज़ें हैं। इसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ जो एक प्रारूप है उसके आधार पर लिखा जा रहा है, आप बिल्कुल ऐसा लिखिए, ये आवश्यक नहीं है। देखिए, आपदा प्रबंधन के मोर्चे पर भारत बेहद कमज़ोर है। ऊंचे ऊंचे दावे किए जाते हैं, कहते हैं कि हमने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बड़ी तरक्की कर ली है, हमारा जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तंत्र है वो काफ़ी मजबूत है, सैटेलाइट के द्वारा हम मौसम की निगरानी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, नई नई जो तकनीकें हैं उनका आविष्कार हो चुका है।
लेकिन सच्चाई यही है, अभी भी आपदा प्रबंधन के जो मोर्चे हैं उस पर हम कमज़ोर हैं। हालांकि प्रयास हुए हैं, ऐसा ऐसी बात नहीं है। इसके बाद देख लीजिए, ठोस प्रणाली और रणनीति के अभाव में हम आपदा के समय बेबस और लाचार नजर आते हैं। जब आपदाएं आने वाली होती हैं, एकदम मुहाने पर खड़ी होती हैं, मतलब अब 1 घंटे में तूफान पहुंचने वाला है, तो हाथ पांव फूल जाते हैं। जो प्रशासन है या जो प्रबंध तंत्र है उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। जनता की तो बात ही अलग है। तो ऐसा क्यों होता है? परीक्षा से पहले आपको एग्जाम फोबिया अगर ग्रस ले तो इसका मतलब यही है कि आपने तैयारी ठीक से नहीं की है। तो वही हाल यहाँ भी होता है। प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में हमने जो उचित तैयारी है वो नहीं की है, इसीलिए परेशानी होती है। इसके बाद देखिए, ज्ञात हो कि भारत में सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला से लगी हुई भ्रंश घाटी पाई जाती है। ये जो परिस्थितियां हैं, मतलब जो उच्चावच है, उनकी स्थितियों के आधार पर कहाँ पर कौन सी आपदा आ सकती है ये बताया गया है। तो देख लीजिए, ये भ्रंश घाटी पाई जाती है और सतपुड़ा के दक्षिण स्थित भ्रंश घाटी में ताप्ती नदी तथा सतपुड़ा के उत्तर और विंध्य के दक्षिण में स्थित घाटी में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। ताप्ती और नर्मदा जो नदियां हैं उनके क्षेत्र के बारे में कहा जा रहा है। इन भ्रंश घाटियों में स्थित होने के कारण, ये जो भ्रंश घाटियां हैं इनमें स्थित होने के कारण गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और यूपी और बिहार का भी कुछ हिस्सा, यहाँ भूकंप की घटनाएं देखी जाती हैं। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ तो जो हिमालयी जलवायु है, मतलब हिमालय का हिस्सा है, उससे भी प्रभावित होकर भूकंप आते हैं। तो भूकंप आने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें से एक कारण यह भी है, ये दर्शाया गया है। इसके बाद देख लीजिए, हिमालयी क्षेत्र जो है ये तो भूकंप की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। क्यों है आप जानते हैं? यहाँ लगातार हलचलें हो रही हैं। असल में हमारा जो हिमालय है, हिमालय पर्वतमाला है, वो एक वलित पर्वत है और यह जो वलित पर्वत है ये नवीनतम है, युवा अवस्था में अपने है और अभी भी विकसित हो रहा है। इसकी ऊंचाई, इसका विकास लगातार हो रहा है और जिसमें भी परिवर्तन लगातार हो उसमें उलटफेर तो होगा ही, और वही हाल हिमालय का भी है। ये नवीनतम श्रेणियों में से एक है। आप जानते हैं कि जो टेथिस सागर नाम की उथली जल संधि थी वो यूरेशियन प्लेट और भारतीय उपमहाद्वीपीय प्लेट के बीच में दब जाती है, मतलब ऊपर की ओर उठ जाती है और उसके जो उसकी तलहटी है उसमें अवसाद भर जाते हैं। तो इस प्रकार से उसमें दबाव के फलस्वरूप जो संपीड़न होता है उससे वलन पड़ जाते हैं। वलित पर्वत आखिर बनते कैसे हैं? यहाँ थोड़ा भूगोल देख लीजिए। दोनों तरफ से दबाव पड़ता है किसी पृष्ठ पर, तो बीच में ऐसे फोल्ड बन जाते हैं, मोड़ पड़ जाते हैं और इन्हीं को हम लोग कहते हैं वलन। और यही जब जो मोड़ है बहुत ऊंचे हो जाते हैं तो इनको पर्वत की संज्ञा दे दी जाती है। पर्वत असल में क्या होते हैं? पर्वत जो है वो जमीन के धरातल पर उभार ही तो होते हैं। तो वही हाल हिमालय का भी है। ये है एक वलित पर्वत और टेथिस सागर नाम की जो उथली जल संधि थी वहीं पर ये खड़ा है। और टेथिस सागर के अंदर जो अवसाद जमा हो गए उसकी वजह से उसका जो आकार है वो पट जाता है, उसकी गहराई खत्म हो जाती है। तो ये स्थितियां बहुत पहले घटी थी, लेकिन विकास का क्रम भी धीरे धीरे ही चलता है। मतलब ये लंबे समय में संपन्न होता है, एक झटके में नहीं होता। तो हिमालय अभी भी बन रहा है, उसके अंदर निर्माण कार्य जारी है और इसीलिए उलटफेर चल रही है और लगातार ऊपर कंपन होते हैं, भूकंप आता है, अस्थिरता बनी रहती है, ये चीजें। इसके बाद आप कह सकते हैं कि भारत की जो तटवर्ती सीमा है वो इतनी लंबी है, 7,516 किलोमीटर, और इसमें 5,716 किलोमीटर क्षेत्र जो है वो सघन चक्रवात से प्रभावित है। मतलब यहाँ जो चक्रवातों का आवर्त है वो काफी सघन है। और इसके बाद आप कह सकते हैं ये तट रेखा की बात हो रही है, मतलब जो समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र हैं उसकी चर्चा हो रही है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में लगभग ये जो दोनों क्षेत्र हैं, हमारे देश का जो नीचे का हिस्सा है, मतलब ये वाला हिस्सा, तो आप जानते हैं कि ये पूरा पानी वाला पोर्शन है, मतलब महासागरीय क्षेत्र है, हिंद महासागर। और हिंद महासागर का जो पश्चिमी इलाका है उसको हम लोग अरब सागर कहते हैं और जो पूर्वी क्षेत्र है उसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं। तो इन दोनों हिस्सों की बात हो रही है वो पूरा हिंद महासागर ही, लेकिन सुविधा की दृष्टि से बांट दिया गया है। तो ये मनुष्य का विभाजन है। अब यहाँ पर ये कहा गया कि इन दोनों में चक्रवातों का अच्छा खासा जो जन्म है वो होता है, ये जन्म क्षेत्र है चक्रवातों के। उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट की तुलना में, अब यहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्या है, तो जो दक्कन प्लेटू है, दक्कन का पठार है, उसकी जो पश्चिमी ढाल है वो है पश्चिमी घाट। पश्चिम की तरफ जो उसका ढाल है, ढलान है समुद्र की ओर, वो पश्चिमी घाट है। और पूर्व की ओर जो ढलान है वो पूर्वी घाट कहलाता है। और बीच का जो क्षेत्र है वो कैसा है? ऊंचा है। ये स्थितियां हैं। अब देखिए, यहाँ ये कहा गया कि पूर्वी घाट क्षेत्र में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी आदि क्षेत्र इस दायरे में आते हैं। मतलब जितने भी इलाके आते हैं वहां पे चक्रवातों की जो प्रवणता है वो ज्यादा होती है, ये हम कह सकते हैं। देश के क्षेत्रफल का कुल 9% भाग चक्रवात प्रभावित है और 13 तटीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की लगभग 33 करोड़, यहाँ सब कुछ जो आंकड़ा है वो अप्रॉक्सीमेट है। इसमें समय के साथ परिवर्तन संभव है, तो आप चाहें तो इसमें बदलाव भी कर सकते हैं, कुछ नवीनतम जोड़ सकते हैं, कुछ करंट अफेयर के मुद्दे जोड़ सकते हैं, ताजा तरीन आए कुछ तूफानों, चक्रवातों का उल्लेख कर सकते हैं। जैसे कि अब अभी अरब सागर में जो चक्रवात पैदा हुआ था, नाम बताइएगा जरा उसका, कौन सा चक्रवात आया था जो कि मुंबई के ऊपर संकट बन गया था अभी हाल ही में। तो ये स्थितियां हैं।
तो जो करंट अफेयर के मुद्दे हैं, नए नवेले चक्रवात हैं, उनके नाम का आप उल्लेख कर सकते हैं। हाल में आई किसी बाढ़ का उल्लेख कर सकते हैं, किसी भूकंप का उल्लेख कर सकते हैं। इससे आप अपने निबंध को और ज़्यादा प्रासंगिक बना सकते हैं, रोचक बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसके बाद यहाँ कहा गया कि 33 करोड़ जो जनसंख्या है लगभग, वो चक्रवात संबंधी आपदा के प्रति संवेदनशील है। मतलब ये सामना करने के लिए यहाँ पर आगे आ जाती है या दिखाई पड़ती है। उसके पास कोई उपाय ही नहीं है, वो आगे नहीं आएगी तो क्या होगा। इसके बाद देखिए, इसी प्रकार भारत में बाढ़ भी एक प्रमुख प्राकृतिक आपदा है। अभी तक तो हमने चक्रवातों की चर्चा की है जो कि समुद्र के तटवर्ती इलाकों को प्रभावित कर रहे थे, लेकिन अभी बाढ़ की अगर बात करें तो बाढ़ उन क्षेत्रों में आती है जहां नदियों का उफान आता है। बाढ़ का मतलब क्या, नदियों का जो पानी है वो उफन जा रहा है और वो आसपास के क्षेत्रों में फैलने लग रहा है। बाढ़ का मतलब होता है बढ़ाव या बढ़ना। तो यहाँ पर कहा गया कि ब्रह्मपुत्र वाला जो क्षेत्र है, मतलब असम की बात की जा रही है। आपने सुना होगा बहुत बार न्यूज़ में कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, वहाँ बाढ़ की समस्या बहुत गंभीर रूप लेती जा रही है और वहाँ पर जितने भी प्राकृतिक आवास वन्य जीवों के हैं वो नष्ट हो रहे हैं। वन्य जीवों के प्राणों पर संकट मंडरा रहा है, उन्हें भागने का स्थान नहीं मिल रहा है। वो सड़कों और रेल की पटरियां हैं उन्हें उनकी तरफ पलायन कर रहे हैं या डूब कर मर रहे हैं। इस प्रकार की स्थितियां आ रही हैं। तो ऐसा क्यों होता है, उसका यहाँ ब्यौरा दिया गया है कि यहाँ बाढ़ आती क्यों है। यहाँ आप कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी वाली जो मानसूनी शाखा है वो असम में पहुंचकर ब्रह्मपुत्र और सूरमा घाटी के बीच में फंस जाती है। मतलब यहाँ पे दोनों के बीच में वो अटक जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। मानसूनी हवाओं का प्रवाह होता है, आप जानते हैं, जैसे दक्षिण पश्चिमी मानसून है तो वो दक्षिण पश्चिम से जन्म लेता है और बहते हुए, मतलब हवाओं के सहारे, अपनी आर्द्रता को अलग अलग हिस्सों में पहुंचाता है। लेकिन तब क्या होगा जब उसे एक डब्बे में पैक कर दिया जाए, मतलब चारों ओर से अवरोध आ जाए, तो वो बीच में ही टकराने लगेगा, आसपास के क्षेत्रों से टकराएगा और जहां जहां टकराएगा वहां वहां वर्षा करेगा। तो वही स्थिति यहाँ भी होती है। ये ब्रह्मपुत्र और सूरमा घाटी के बीच में फंस जाती है और इन घाटियों की जो ढलाने हैं वहां से ये निकल नहीं पाती, तो वहीं अपना सिर पटकने लगती है। तो वहां टकरा टकरा कर ये भरपूर मात्रा में वर्षा करती है। जितनी इसके अंदर आर्द्रता होती है उतनी वर्षा करती है। कोई भी हवा वर्षा करेगी अथवा नहीं, ये उसके अंदर जो आर्द्रता है, नमी है, उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर्याप्त नमी लेकर ये चलती हैं और बाहर भाग नहीं पाती। एक कैद खाने में इन्हें डाल दिया जाता है तो उस घाटी में ये टकरा टकरा कर अपने पानी को उड़ेल देती हैं। ये एक कारण है, और भी कई कारण हैं ये चीज़ें। अब इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर जो 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, मतलब यहाँ समुद्र तल से ऊंचाई की बात की जा रही है, वहाँ भी बाढ़ की संभावना प्रबल हो जाती है। तो जो निचले इलाके हैं वहाँ तो बाढ़ आएगी, ये दिक्कतें हैं। इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी उड़ीसा आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं। इस प्रकार से आप नामोल्लेख अगर नहीं भी करते हैं तो जो भौगोलिक स्थितियां हैं, जिन कारणों से बाढ़ आती है या जिन कारणों से चक्रवातों का जन्म होता है, जहां पर ज़्यादा होता है, उसका आप ब्यौरा दे सकते हैं। यहाँ एक एक नाम, एक एक राज्य का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि आप बैठकर रटना शुरू कर दीजिए कि अच्छा यूपी होगा, बिहार होगा, पश्चिम बंगाल होगा, ये नहीं। आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ जो भूगोल के साधारण नियम है वो लागू होते हैं। चक्रवात का सिद्धांत लागू होता है, बाढ़ कैसे आती है, मौसम कैसे बदलता है, उच्चावचों का इन चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखिए। इसमें एक एक चीज़ों का नाम याद करके लिखने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, अब इसके बाद देख सकते हैं आप कि इस वर्ष अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान से जो जूझता हुआ महाराष्ट्र का हिस्सा था, मुंबई अकेली नहीं थी, महाराष्ट्र के और हिस्से और बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। मुंबई में तो उसका कम असर पहुंचा था। तो यह जो चक्रवात था, इसको कौन भूल सकता है, क्या नाम था इसका, आपको बताना है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। इसके बाद इस तरह के ज्वलंत मुद्दों को आप और बढ़ा चढ़ाकर यहाँ लिख सकते हैं। अब ये जो चक्रवात आया था, इसमें किस प्रकार की तैयारियां की गई थी, कब आया था, इसका आप थोड़ा सा और विस्तृत ब्यौरा यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं की होने वाली मार को देखते हुए भारत में आपदा प्रबंधन की आवश्यकता को महसूस किया जाता है। अभी तक तो हमने प्राकृतिक आपदाओं का ब्यौरा दिया है कि कैसी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं और उनमें से सिर्फ कुछ का उल्लेख किया है, लेकिन इनका प्रबंधन आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम प्रबंधन की बात नहीं करेंगे तब तक ये जो शीर्षक है, ये जो विषय है, ये संपूर्ण नहीं होगा। तो यहाँ आवश्यकता महसूस होती है तो उस दिशा में सार्थक कदम उठाए जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी देर हो गई है। पहले ये काम करना चाहिए था, लेकिन पहले इस चीज़ पर या तो ध्यान नहीं दिया गया या हम उतने सक्षम नहीं थे। अब देखिए, आज देश में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ढांचागत बदलाव आया है, मतलब जो संरचनात्मक बदलाव है वो तो आया है। ऐसा नहीं है कि एकदम से हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। भारत में आपदा से निपटने के लिए जो भावी तैयारियां हैं वो की जा चुकी हैं, मतलब ऐसा कहा जाता है, लेकिन जब आपदा आती है तो पता लगता है कि फिर कितनी तैयारी हुई थी। यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि भारत को आपदा मुक्त बनाने के लिए या आपदा मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए पुरजोर प्रयास भी हो रहा है। इस दिशा में कुछ चुनौतियां हैं। अब चुनौतियां क्या हो सकती हैं, तो रंग बिरंगी जलवायु है, फैला हुआ भूभाग है, भले ही हम क्षेत्रफल के मामले में 7वें स्थान पर है,
लेकिन फिर भी इतने छोटे आकार के भी नहीं। बहुत छोटा हमारा देश नहीं है, अच्छा खासा क्षेत्रफल है। तो इतने बड़े भूभाग पर विस्तृत जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको एक साथ नियंत्रित करना, उनका प्रबंधन करना, ये बड़ा टेढ़ा काम है। तो उसके बारे में कहा जा रहा है ये चुनौतियां हैं। इसके बाद व्यवस्था कैसी बनाई जाए, मतलब जो आपदा प्रबंधन का ढांचा है उसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो व्यवस्था ऐसी हो जिसमें कार्य कौशल, स्वतंत्र निगरानी और जवाबदेही अपने पारदर्शी स्वरूप में आ सके, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। वर्तमान में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में नवगठित आपदा प्रबंधन ढांचे के साथ आपदाओं के बारे में जागरूकता लाते हुए जन समुदाय को इससे निपटने के लिए तैयार किया जाता है। देखिए, सरकारी तंत्र तो अपना काम करता ही है, योजनाएं हमने बना दी, मतलब सरकार ने बना दी, और उसके बाद उसे लागू कराने का जो जिम्मा है वो अपने से छोटे कर्मचारियों को एक क्रम से सौंपा जाता है, मतलब क्रियान्वयन उसका होता है। लेकिन उसको जमीनी स्तर पर, धरातल पर उतारना या उसे सार्थक बनाना, ये आम जनता का भी काम है, और वो सबसे बड़ा दायित्व होता है। जब तक इसमें आम नागरिक की भागीदारी नहीं होगी तब तक कोई भी चीज़, मतलब इस तरह की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। तो यहाँ नागरिकों को अपने जीवन की सुरक्षा करनी है, अपने सामान की सुरक्षा करनी है, तो इसके लिए सरकार के जो तंत्र हैं उनमें योगदान देना होगा, वही यहाँ कहा गया है। और यहाँ आप कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में यह एक नया उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि यह ढांचा सुरक्षित भारत का निर्माण करने के भावी स्वप्न को साकार करने के लिए तैयार किया गया है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर 26 दिसंबर 2004 का जो सुनामी का ब्यौरा दिया गया है, इसमें जरा सा संशोधन कर लीजिएगा। प्रशांत महासागर में कौन सी सुनामी आई थी? यहाँ तो कोई आई नहीं थी, ये बात की जा रही है हिंद महासागर की। यहाँ होगा हिंद महासागर, तो इसे बना लीजिएगा। तो देखिए, ये जो सुनामी आई थी हिंद महासागर की, इसने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नेटवर्क को सक्रिय कर दिया। दोस्तों, सुनामी क्या होती है? सुनामी लहरों के बारे में, सुनामी की जो भयंकरता है उसके बारे में आपने सुना है। तो सुनामी के बारे में आप क्या जानते हैं? सरल भाषा में अगर कहा जाए तो ये समुद्र के अंदर आया हुआ एक भूकंप होती है। समुद्र की जो तलहटी होती है वहाँ पर या तो हलचलें होती हैं या कोई भ्रंश वहाँ पैदा हो जाता है, यानी दरारें पड़ जाती हैं। तो इस वजह से समुद्र की जो सतह है वो कंपन करने लगती है, उसमें कंपन पैदा होते हैं। और चूंकि समुद्र की तलहटी के ऊपर पानी का पूरा एक बड़ा भंडार होता है, तो वह कंपन पानी की जो लहरें हैं उनके अंदर आता है, और इसका परिणाम ये होता है कि समुद्र के जल में व्यतिकरण और जो व्यवधान है वो पैदा होता है। लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं और उनका वेग जो है वो बहुत तेज हो जाता है, और ये विशालकाय दैत्याकार जो लहरें हैं यही सुनामी कहलाती हैं, और ये पूरे तट को, पूरे बंदरगाह वाले इलाके को नष्ट कर देती। तो ये जापानी भाषा का शब्द है सुनामी, और इसकी जो स्पेलिंग है वो टी से आरंभ होती है, लेकिन हम उच्चारण करेंगे स से, यानी सुनामी। तो देखिए, यहाँ जो हिंद महासागर में आई सुनामी थी 2004 वाली, इससे हमारा भी जो आपदा प्रबंधन नेटवर्क है वो सक्रिय हो जाता है। क्यों सक्रिय हो जाता है? क्योंकि हिंद महासागर हमें भी छूता है, हमारे देश के नाम पर ही उसका नाम रखा गया है, तो उसकी कुछ जिम्मेदारी भी तो हमारे सिर पर होनी चाहिए, क्योंकि उसके प्रभाव से हम भी अछूते नहीं रहेंगे, बल्कि एक बड़ा भूभाग उसी के दायरे में आता है। तो इसलिए यहाँ सक्रिय होना तो लाजमी था। और भारत सरकार ने 23 दिसंबर 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम, जो डीएम एक्ट 2005 वाला था, वो पारित किया था। अब चाहे तो आप इसके बारे में और विस्तार से लिख सकते हैं। यहाँ कुछ जो मेन मुद्दे थे उन्हें दिया गया है, कुछ अशुद्धियाँ भी हैं तो उन्हें यहाँ सुधार दिया जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया, ये पहला काम। उसके बाद मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों, इनका गठन किया गया। कोई भी चीज़ जो है वो एकदम केंद्रीय स्तर पर ही बना दी जाए और इस प्रकार से क्रियान्वित हो जाए कि सभी संतुष्ट हो जाएं, ये नहीं हो सकता। इसलिए उनको राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और हर गांव-गांव, कस्बे-कस्बे लागू करना आवश्यक होता है। तो इसके लिए इनके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो शाखाएं हैं इन्हें आप देख रहे हैं, तो जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ये भी इसी का हिस्सा है, मतलब इनका गठन। और यहाँ पर इसके जो सह अध्यक्ष होते हैं वो जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, मतलब यहाँ जो भूमिका उनकी है उसको दर्शाया जा रहा है। और उक्त प्रयासों से ही पर्याप्त सहायता नहीं मिल सकती है, सिर्फ इतना कर देना ही पर्याप्त नहीं है। तो इसलिए क्या हो सकता है, कुछ और कदम भी उठाए जाते हैं, जैसे कि एनडीएमए की निगरानी में जो एनडीआरएफ है उसका गठन किया गया। और यकीन मानिए कि ये जो फोर्स है ये अपनी जान पर खेलकर राहत और बचाव कार्य जो है वो करती है। प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो सबसे पहले जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो अपनी जान हथेली पर लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं और बहुत सारे लोगों को सुरक्षित वहाँ से निकालते हैं। ये आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, चाहे वो टीवी हो चाहे समाचार पत्र हो, यहाँ इनका ब्यौरा आता है, ये आप देख रहे हैं। तो ये एनडीआरएफ जो है ये इसका गठन होता है और इसकी जो बटालियनें हैं वो उन क्षेत्रों में जाकर सक्रिय हो जाती हैं जहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं के आने की संभावना होती है या आ चुकी होती हैं, दोनों ही चीज़ें। और देख लीजिए यहाँ पर एनआईडीएम का भी गठन हुआ है। एनआईडीएम का मतलब क्या, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
जबकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति जो NEC है, इसका काम क्या है? तो इसका काम है जो ये प्रक्रम तैयार किया गया है, जो व्यवस्था तैयार की गई है, उसको राष्ट्रीय स्तर पर तालमेल बिठाकर सही ढंग से क्रियान्वित कराना, मतलब उसका तालमेल सुनिश्चित करना, ये इसकी जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार से अलग अलग तंत्र हैं, आप इसमें अपनी जानकारियों को, अपनी सूचनाओं को डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, और अच्छा होगा और बेहतर हो जाएगा। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को राज्य द्वारा और जिलों के द्वारा मशीनी और तकनीकी सहायता दी जाएगी। यद्यपि आपदा प्रबंधन विषय ये राज्य सूची का विषय है, ये जो विषय है, मतलब यहाँ जो सूचियाँ बनती हैं, तो उसमें ये राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आपदा जो है वो सिर्फ एक राज्य तक ही आकर रह जाएगी, ये पूरे देश का और बल्कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि जो अलग अलग संस्थाएं हैं वह भी इसके अधीन क्रियान्वित होकर काम करेंगी, मतलब यहाँ समेकित योगदान की आवश्यकता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, केंद्र का प्रयास, राज्यों का प्रयास, जिला स्तर पर प्रयास, अलग अलग जो NGO संस्थान हैं उनका प्रयास, और नागरिकों का जो प्रयास है वो तो सबसे महत्वपूर्ण है ही है। जब ये सब लोग मिलकर एक समेकित यहाँ पर कोशिश करेंगे तभी कोई सार्थक यहाँ से परिणाम निकलने वाला है, और उसी की अपेक्षा भी है। आपदा प्रबंधन की इसी तैयारी के क्रम में भारत ने आपदा प्रबंधन के ह्यूगो फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए थे। ये एक इसमें ब्यौरा दिया गया है। इस प्रकार के अगर कोई नए अनुबंध होते हैं तो उन्हें भी आप शामिल कर सकते हैं। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि भारतीय मौसम विज्ञान यानी IMD के पूर्वानुमान और समय पूर्व चेतावनी के चलते काफ़ी कुछ बचाया जा सकता है। देखिए, समय से पहले अगर चेतावनी जारी हो जाए तो हम बहुत कुछ बचा सकते हैं। सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि जनता की जो जान है उसको हम बचा सकते हैं, वो ज़्यादा कीमती। जैसे भूकंप है, भूकंप के मामले में अभी भी हम फिसड्डी हैं, मतलब भूकंप आने से बहुत कम समय पहले जब एकदम सिर पर आ जाता है तब हमें जानकारी होती है। हमसे अच्छे तो वो जीव जंतु हैं जो ज़मीन के अंदर रहते हैं या प्रकृति पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हमसे बहुत समय पहले ही मालूम हो जाता है। सुनामी आने वाली थी तो जनता जो थी, मतलब आम आदमी, वो रोज की तरह मछलियां पकड़ने समुद्र में जा रहा था, निश्चिंत होकर तटों पर बैठकर अटखेलियां कर रहा था। और जो समुद्री जीव थे या वन्य प्राणी थे वो बेचैन हो गए थे काफ़ी पहले ही, उन्हें पता लग गया था। तो इस प्रकार की जो प्रणालियां हैं, तंत्र हैं, वो उन बेजुबान प्राणियों में होते हैं। लेकिन हम इतने बुद्धिमान मनुष्य आज तक ये पता नहीं लगा पाए कि भूकंप कब आएगा। सही अंदाजा किसी को नहीं चल पाता, सिर्फ एक अनुमान होता है। कभी सही बैठ गया तो ठीक है, और नहीं सही बैठा तो फिर जो गिरे हुए घर हैं और टूटी हुई सड़कें हैं उन्हीं को हम देखते हैं, ये चीज़ें। इसके बाद आप देख लीजिए, यहाँ ऐसे लिखा जा सकता है कि ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन अपना काम करता है। और यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि सुनामी की चेतावनी के लिए हैदराबाद का इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियनिक इंफॉर्मेशन, इसका सूत्रपात किया गया है। तो इस प्रकार के संगठन, संस्थान और जो अलग अलग मंत्रालय हैं वो अपना काम करते रहते हैं, और नागरिकों का प्रयास अपनी जगह पर है। कुल मिलाकर हमारा तंत्र उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए, और प्राकृतिक आपदाओं की हमारे भौगोलिक क्षेत्र में कोई कमी नहीं है। तो मजबूत बनाने पर जोर देना है, और उसके लिए आपको एक जो सटीक समाधान है, एक सार्थक समाधान है, वो प्रस्तुत करना चाहिए। जो भी आपके दिमाग में आता है, बस ये याद रखिएगा कि विषय से विपरीत ना हो। अपने विचारों को लिखिए, ये लिखने में हिचकिचाइए नहीं कि लोग हंसेंगे या गलत समझ लेंगे। अगर आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आपने जो जनरल स्टडी यानी GS के सब्जेक्ट हैं उन्हें गहराई से पढ़ा है, भूगोल का अध्ययन किया है, इतिहास का अध्ययन किया है, विज्ञान का अध्ययन किया है, करंट अफेयर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो आप गलत निर्णय नहीं लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ कुछ लिख कर आएंगे और वो गलत होगा। बस हो सकता है कि उसके शब्द आपकी भाषा में हो, थोड़े सरल हों, यही हो सकता है। तो लिखने में मत चूकिए, क्योंकि वहाँ लिखने से नंबर नहीं कटेगा। हाँ, ये है कि नहीं लिखेंगे तब नंबर नहीं मिलेगा, ये बात है। अब आइए देखते हैं, यहाँ ये कहा गया है कि आपदा प्रबंधन की ठोस कार्य योजना कितनी आवश्यक है। इसे समझने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, इस रिपोर्ट पर गौर करना चाहिए। इस तरह की जो रिपोर्ट समय समय पर जारी होती है वो हमें ये बताने का प्रयास करती हैं कि वर्तमान में स्थितियाँ क्या हैं। और इसमें कहा गया कि देश का 85% भाग, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, 85% भाग जो है वो एक या एक से अधिक आपदाओं के दायरे में आता है। सिर्फ एक आपदा ही नहीं बल्कि एक से ज़्यादा वहाँ पर आपदाओं के आने की संभावना है या आती ही है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी संवेदनशील स्थिति है। सरकारी स्तर पर ठोस प्रयास तो है ही। अब यहाँ हम अंत कर रहे हैं और इस निबंध में थोड़ी कमी है, इसका अंत काफ़ी छोटा है, तो आप इतना छोटा उपसंहार मत करिएगा। इसको थोड़ा सा आप तथ्यपरक और समाधान परक रखिएगा और थोड़ा विस्तृत कर दीजिएगा। शब्द सीमा को ध्यान में रखना है, ये नहीं कि बेहिसाब लिखना है, लेकिन जितनी विषय की डिमांड है, जितनी विषय की आवश्यकता है, उतना तो आपको लिखना ही होगा। और इसलिए यहाँ थोड़ा उपसंहार का आकार हल्का सा बढ़ा दीजिएगा। देखिए, सरकारी स्तर पर ठोस प्रयास तो है ही,
लेकिन जनता को भी इस संबंध में प्रशिक्षित और जागरूक होना होगा। मतलब प्रशिक्षित करना ये सरकार का उत्तरदायित्व है और जागरूकता ले आना ये भी उन्हीं का काम है, लेकिन जागरूक बनना ये आम नागरिक का काम है। और जो शिक्षित लोग हैं उनका भी ये कर्तव्य बनता है कि जो अनजान लोग हैं, जो कि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखते, उनमें जागृति फैलाएं, उन्हें समझाएं कि आपदा प्रबंधन का कितना महत्व हो सकता है या आपदाओं का सही अर्थ क्या होता है, ये चीज़ें। और समेकित जब प्रयास इस दिशा में होंगे, समेकित प्रयास का मतलब यही है कि मिला जुला कर सब लोग मिलकर अपने अपने स्तर से जितना कर सकते हैं उतना योगदान दें, तब आपदाओं से जो नुकसान होता है वो भविष्य में न्यूनतम स्तर पर होगा और यही सही अर्थों में आपदा प्रबंधन कहलाएगा। ये सच्चे अर्थों में आपदा प्रबंधन है। वैसे तो आपदा प्रबंधन एक किताबी विषय बन के रह जाएगा, दस्तावेज में हम लिख देंगे कि भारत आपदा प्रबंधन करने के लिए एकदम तत्पर है, लेकिन जमीनी हकीकत तभी बदलेगी जब हम प्रयास करेंगे, आम आदमी उसमें जुटेगा। तो ये निबंध का समापन है। आप इसको जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, बस ये है कि विषय से भटक कर मत लिखिएगा। और उसके लिए सबसे पहले प्रारूप बनाइए और उसी के आधार पर लिखना आरंभ करिए। तो आज के लिए इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार।